अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आई वेंचर्स। और आज के एपिसोड में जिस कंपनी की केस स्टडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इट्स फुल ऑफ सेंसेशन, इमोशंस एंड अ वेरी बिग लेसन फॉर एवरीवन। और ये कंपनी है सहारा ग्रुप ऑफ इंडिया, सहारा फैमिली। इस कंपनी के बारे में बताने से पहले इसके फाउंडर के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था सबुत्रा राय। और सबुत्रा राय वाज एन ऑर्डिनरी पर्सन। और सहारा ग्रुप स्टार्ट करने से पहले ही ट्राइड मैनी अदर बिजनेस वेंचर्स लाइक स्नैक सेलिंग, फैन सेलिंग, और जितने भी एंटरप्राइजेस जो इन्होंने ट्राई किए थे, ही फेल्ड इन मोस्ट ऑफ देम। और उसके बाद उन्होंने इंडिया की मार्केट के अंदर एक गैप देखा, एक बहुत बड़ा गैप, वो जो कि इंडिया के मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इंतहाई गरीब हैं और उनके जो डेली वेजेस हैं वो बहुत ही कम है। वो बहुत कम पैसे कमाते हैं और बहुत कम पैसे सेव कर पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा गैप था इंडिया की मार्केट के अंदर। और इसी गैप को वो अच्छे से समझते थे, वो इंडिया के लोगों की साइकी को अच्छे से समझते थे और वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से अवेयर थे। तो उन्होंने एक चिट फंड स्टार्ट किया। सहारा ग्रुप वाज अ चिट फंड जिसमें एक ऐसा इंसान जो कि बहुत कम पैसे कमाता है, लेट्स सपोज मैं डेली के अगर 10 रुपये सिर्फ सेव कर पाता हूँ, तो आई हैव नो वे टू इन्वेस्ट और मैं उनको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। और सहारा ने वो अपॉर्चुनिटी दी बहुत सारे लोगों को कि अगर आप बहुत थोड़ा भी कमाते हैं तो आप डेली बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप उस पैसे को आप फिक्स करते हैं फॉर 1 ईयर, तो उसके बाद वो पैसा आपको डबल होके मिल जाएगा। और इसके डिफरेंट स्कीम्स थे, लाइक अगर आप फिक्स करते हैं 3 साल के लिए तो आपको इतने गुना पैसा मिलेगा। अगर आप 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर तक के प्लान्स थे जिसमें जो रिटर्न था वो आपको तकरीबन 16.5% तक ज़्यादा होके मिल सकता था, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टाइम के लिए आप उस मनी को फिक्स करते हैं। और उसके साथ साथ सबुत्रा रॉय ने एक और कॉन्सेप्ट को जो कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता था उसको साथ लेके चले, जो कि फैमिली का कॉन्सेप्ट था। इसलिए उन्होंने कहा कि सहारा इज़ अ फैमिली। और हर इंसान को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है जब वो फील करता है कि ही इज़ पार्ट ऑफ समथिंग विच इज़ बिगर देन हिमसेल्फ, विच इज़ फैमिली। तो वो लोग उस पर ज़्यादा एतबार करते हैं, तो इसलिए सहारा को एक फैमिली का नाम दिया गया। इसका स्टार्ट उन्होंने खुद किया। उन्होंने बहुत ही छोटी इलाकों में जाके खुद, उनके पास एक स्कूटर था जिस पे वो जाते थे उन इलाकों में, और डोर टू डोर उन्होंने जाके लोगों को बताया है कि यू कैन इन्वेस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी और जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। और बहुत सारे लोगों के लिए इट वाज लाइक अ ड्रीम कमिंग ट्रू, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उन्हीं पैसों से, उन्हीं चिट फंड से अपने बच्चों की शादियां करवाई। कुछ ने अपने बच्चों को इंजीनियर्स बनाया, कुछ ने पायलट्स बनाया। मतलब उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम्स थी वो इससे हल हो रही थी। और उसकी क्रेडिबिलिटी इस तरह से डेवलप हुई कि स्टार्ट में वाकई ही लोगों को उनके रिटर्न्स मिल रहे थे। वो जितने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे उसका रिटर्न उनको मिल रहा था, जिससे उनकी लाइफ काफ़ी आसान हो रही थी, जिसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हो रहा था। और मैं ये बता रहा हूँ ये स्टार्ट हुआ था 1978 में। और कुछ सालों में इसकी क्रेडिबिलिटी मज़ीद बेहतर होती गई जब लोगों को उनके रिफंड्स मिलने शुरू हो गए। बट इट वाज लाइक एनी पिरामिड स्कीम। अगर आप पिरामिड स्कीम से अवेयर नहीं है तो मैं आगे जाके आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। द सेकेंड थिंग ही डिड, वो एजेंट्स को हायर करना। सो सहारा के एजेंट्स यानी कि जो लोग लोगों तक जाते थे और उन्हें कहते थे कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तकरीबन 11 लाख के करीब इनके एजेंट्स थे। और एजेंट बनने का तरीका बहुत सिंपल था। पहले आपको खुद उसमें इन्वेस्ट करना है और उसके बाद आपने दूसरे इन्वेस्टर्स के पैसे लाके सहारा में इन्वेस्ट करवाने हैं। और चिट फंड इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पैसे आप सहारा को देते थे उसके बदले में आपको जैसे बैंक की रसीद होती है उस तरह की एक चिट दी जाती थी जिसमें आपकी पैसे मेंशन होते थे कि आपने इतने पैसे सहारा को दिए हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और ये एजेंट उन्हीं लोकल आबादी के लोग थे, जो कि उनमें से मोस्टली लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बंद जूते पहने थे। ये एजेंट वो थे जिन पे उनकी लोकल कम्युनिटी के लोग ट्रस्ट करते थे। और जब वो देखते थे कि एक इंसान जो कि सहारा फैमिली का पार्ट बना है,
पार्ट बनने की वजह से उसका पहनना खाना सब कुछ बदल गया है, उसकी ज़हनियत बदल गई, उसके कपड़े बदल गए, और वो अच्छा दिखना शुरू हो गया, वो थोड़ा एलीट दिखना शुरू हो गया। तो उन्हें इस चीज़ से काफ़ी ट्रस्ट फील होता था और लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। एक रफ आइडिया के मुताबिक तकरीबन 7 करोड़ इन्वेस्टर थे सहारा फैमिली के। मतलब हर 17 में से एक इंडियन सहारा फैमिली का इन्वेस्टर था। इतने बड़े लेवल पे सहारा फैमिली में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई। लेकिन किसी भी पिरामिड स्कीम की तरह क्राइसिस तब शुरू होते हैं जब मनी का फ्लो जो होता है, जो कि एक पूल के अंदर पैसा इकट्ठा हो रहा होता है, वो उसमें कमी हो जाती है, तो क्राइसिस स्टार्ट हो जाते हैं। और इनके क्राइसिस भी ऐसे स्टार्ट हुए जब पैसा आना कम हुआ तो इन्होंने लोगों को रिफंड्स करने कम किए। एक और चीज़ जो कि बहुत ही उनके लेवल पे जीनियस काम था कि वो री इन्वेस्ट करवाते थे। मतलब 3 साल के बाद अगर मेरे पैसे डबल हो गए हैं तो वो कहते थे कि अगर इट्स फाइन, आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, अब आपके पास 30,000 है, और अगर आप अब ये 30,000 इन्वेस्ट करते हैं या फिक्स करते हैं फॉर 5 ईयर्स, तो अब आपको इसके बदले में 1 लाख रुपया मिलेगा। अब जब मेरे पास 1 लाख रुपया हो गया और वो कहते हैं कि अगर आप इसको अगेन फिक्स करते हैं लेट्स सपोज 15 ईयर्स के लिए, तो 15 साल के बाद आपको 16.5 लाख रुपीज़ इसके बदले में मिल रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की और लोग इसमें इन्वेस्ट करते गए। चीज़ें अलार्मिंग कहाँ से स्टार्ट हुई? सहारा ने अपनी क्रेडिबिलिटी डेवलप करने के लिए डिफरेंट बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए, जैसे कि सहारा टीवी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बड़ा मीडिया ग्रुप था, और इतने बड़े मीडिया ग्रुप के ओनर होने की वजह से भी एक एज सुबुत्रा रॉय को मिलता था कि बहुत कम लोग मीडिया में उनके खिलाफ बात कर पाते थे। साथ साथ सहारा की प्रॉपर्टीज़, सहारा सिटी और सहारा एयरलाइंस और बहुत सारे डिफरेंट रियल स्टेट के वेंचर सहारा ने स्टार्ट किए हुए थे। और फिर जब सहारा सुबुत्रा रॉय ने अपने बेटों की शादी की, वो इंडिया की अब तक की सबसे महंगी शादी थी। तकरीबन 60 मिलियन रुपीस उस शादी पे स्पेंड किए गए, और वो बहुत ही लेविश, बहुत ही बड़े लेवल पे वो शादी की गई, और उसमें इंडिया के जितने भी फेमस लोग थे, जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, उस शादी का पार्ट थे। और इंडिया का दी मोस्ट फेमस पर्सन, दी मोस्ट आइकॉनिक पर्सन अमिताभ बच्चन सुबुत्रा राय का बहुत अच्छा दोस्त था, और वो भी उस शादी में उनके साथ साथ था। जब इतना पैसा लगाया गया तो सब लोगों के जहन में एक ही सवाल था कि आखिर ये पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर आप छोटे लेवल पे इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है कि आप इतना सारा पैसा कहीं पे स्पेंड कर सकते हैं। अब अब तक जो चीज़ें इस तरह से चलती रही और जो ठीक थी वो इस वजह से थी क्योंकि सहारा एक प्राइवेट ग्रुप था, वो पब्लिक नहीं था, वो प्राइवेट था, तो इसलिए कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी उनके मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन जब पैसों का फ्लो आना कम हुआ तो सहारा ने डिसाइड किया कि वो अपनी 2 कंपनीज को पब्लिक करेंगे, और फिर टाइम के साथ उन्होंने अपनी 2 कंपनीज को पब्लिक डिक्लेयर किया। जब पब्लिक, आप किसी कंपनी को पब्लिक डिक्लेयर करते हैं तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपको बहुत सारे एविडेंस देने पड़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है और उस इन्वेस्टमेंट को कहाँ पे लगाया जाएगा, और उससे जो प्रॉफिट होगा वो किस तरह से शेयर किया जाएगा, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको उनके रिटर्न किस तरह से दिए जाएंगे। और ये सब डॉक्यूमेंट्स जब सहारा ने सबमिट करवाए तो सेबी इसमें इन्वॉल्व हो गया। सेबी इज़ अ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। और सेबी ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पे शेडी था, क्योंकि इतने ज़्यादा इन्वेस्टर थे जिनको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम है, और उनको रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं अगेन इस चीज़ को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल काम था। और सेबी ने जब यहाँ पे बहुत बड़ा गैप देखा तो उन्होंने इसके मज़ीद रिकॉर्ड्स मांगने शुरू किए, जिस पे सुबुत्रा रॉय का स्टैंस बहुत ही एरोगेंट था। वो ये कि ये एक फैमिली मैटर है, इट्स नॉट अ पब्लिक मैटर। सहारा ग्रुप इज़ अ फैमिली, और ये एक फैमिली मैटर है जिसे हम पब्लिक नहीं करना चाहते। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया और सुबुत्रा राय ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी ये जो जंग थी वो लड़ते रहे बहुत अरसे तक, और फाइनली 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जहाँ पे इतने सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, इट्स अ पब्लिक मैटर, और आप जवाबदेह हैं सेबी को और उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा आपको। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आपके,
आप उनको उनके पैसे वापस करें। और वो तकरीबन 3.9 बिलियन डॉलर्स बनते थे जो इन्वेस्टमेंट सबुत्रा रॉय को अपने लोगों को वापस करनी थी, और उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया। लेकिन सबुत्रा रॉय क्योंकि अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा जीनियस था, सो ही वाज ऑलवेज अ वन स्टेप अहेड। उन्होंने ऑलरेडी एक क्यू शॉप के नाम की एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वही लोग जो कि सहारा में इन्वेस्टर्स थे, उन्हीं के इन्वेस्टमेंट को सहारा से उठा के क्यू शॉप में डालना शुरू कर दिया। और लोगों से ये कहा गया, एजेंट्स के थ्रू लोगों तक ये बात पहुंचाई गई कि आप अपने पैसा इस कंपनी से इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें, उससे आपको ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। और बहुत सारे लोगों ने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। बहुत सारे लोगों के लिए सबुत्रा रॉय वाज लाइक अ गुरु, जो कि वो उनको अपने आप से सुपीरियर, अपने से ज़्यादा समझदार समझते थे, क्योंकि उन्होंने अपने इस सारे दौर में कुछ काम ऐसे करवाए। वो बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे थे। एक इवेंट में उन्होंने 101 लोगों की शादियां करवाई, और साथ साथ उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए टू स्टार्ट देयर लाइफ। और इसलिए लोगों के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं थे, और लोग उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो यही वजह थी कि बहुत सारे लोगों ने दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, और वही डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ उन्होंने सेबी को कहा कि हमने हर किसी को उनके पैसे वापस कर दिए हैं। लेकिन वहाँ पे स्टार्ट में कुछ मेंशन नहीं था किस सूरत में वापस किए गए, कि वो कैश था, वो चेक था, या किस सूरत में। और बाद में उन्होंने क्लेम किया कि 90% ऑफ द रिटर्न्स वाज कैश में हमने वापस किए। लेकिन एक्चुअल में मोस्टली जितना भी कैश था वो उनको एक जगह से दे के वापस ले लिया जाता था दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सो सेबी ने फाइनली काफ़ी तंग आके उन्हें कहा कि हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जितना भी आपने पैसा रिटर्न किया है लोगों को। और इन्होंने 127 ट्रक्स, बड़े ट्रक्स, जिसके अंदर तकरीबन 31,000 ट्रंक्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स डाल के, जो कि तकरीबन 6 करोड़ के करीब डॉक्यूमेंट्स बनते थे, जो कि रिकॉर्ड था उन लोगों का, जो कि ये ज़हन में रखिए सिर्फ 2 कंपनीज प्राइवेट हुई थी और उनका रिकॉर्ड था, और सहारा की बहुत सारी कंपनीज थी। वो सेबी को भेज दिया गया, और सेबी ने भी तकरीबन 40 से 50 लोगों की एक टीम बना के उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना शुरू किया। और उसमें से उन्होंने 20,000 लोगों का सैंपल उठाया, इन्वेस्टर्स का, और उनको उन्होंने लेटर्स लिखे, जिसमें से सिर्फ 60 लोगों ने वापस लेटर लिखा। और फिर उन्होंने ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की, और उससे उन्हें ये पता लगा कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो कि क्लेम कर रहे हैं सहारा के उनके इन्वेस्टर्स हैं, वो फेक है। तो वहाँ से एक और केस स्टार्ट हुआ जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का था, और बहुत सारे लोगों को ये लगा, कोर्ट को भी ये लग रहा था कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की स्कीम है, ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और दिखाया ये जा रहा है कि छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं, और उससे हम बड़े बिजनेस को चला रहे हैं। लेकिन आज की तारीख तक उनके ऊपर किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी केस साबित नहीं हो सका। और फिर उसके बाद फाइनली 2014 में सबुत्रा रॉय के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया, और उनको अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बदले में कोर्ट ने उनसे यही बोला कि जो पैसा है वो किसी सॉलिड एविडेंस के साथ लोगों को वापस किया जाए, और वो एविडेंस जब हमें रिसीव होगा तो उसके बाद हम केस को मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं। जेल में जाने के बाद भी सबुत्रा रॉय ने अपने आप को किसी फ्रीडम फाइटर से कम नहीं समझा। वो ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो लोगों का भला कर रहे थे, और वो अपने आप को यही शो करते थे कि वो लोगों की भलाई कर रहे हैं और सारा कुछ। और जब ये सारे केस चल रहे थे, उनके अरेस्ट से 1 साल पहले 2013 में उन्होंने इंडिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 11 लाख लोगों ने इकट्ठे, जो कि सहारा फैमिली के मेंबर्स थे, सब एक जगह इकट्ठे होके उनका नेशनल एंथम पढ़ा। और ये एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड था इंडिया की हिस्ट्री का। मतलब वो उस टाइम तक अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडिया से लॉयल और एक बहुत अच्छा इंसान दिखाने में लगे हुए थे। और फिर फाइनली 2060 में सबुत्रा राय को रिहा किया गया, जब उन्होंने तकरीबन 2 मिलियन के करीब पैसे लोगों को वापस किए विद सॉलिड एविडेंस, जिसमें उन्होंने अपने रियल स्टेट के बहुत सारे रियल स्टेट बेचा और उन पैसों को जनरेट करके वापस किया। इस सारों के दरमियान उन पैसों से उन्होंने अपनी एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया, जो सहारा सिटी एक फैंटेसी वर्ल्ड की तरह था, जिसमें सबुत्रा राय का अपना घर था जो कि वाइट हाउस के साइज़ का था और तकरीबन वाइट हाउस से मिलता जुलता था। उसके अंदर गोल्फ कोर्स थे, उसके अंदर पार्क्स थे, उसके अंदर डिफरेंट बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स।
मतलब वो एक फैंटेसी वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन ये सारा काम इंतहाई गरीब लोगों के पैसों से किया गया। ऐसे लोग जो कि बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे और उनकी ज़िंदगी की ये लाइफ सेविंग्स थी जिनको इन्वेस्ट करके वो चाह रहे थे कि उनकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, लेकिन सहारा ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन लोगों के पैसों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते रहे। अब यहाँ पे लेसन ये है कि कोई भी पिरामिड स्कीम कभी भी लंबे अरसे तक नहीं चल सकती, लेकिन ये एक वाहिद ऐसी पिरामिड स्कीम थी जो कि बहुत लंबे टाइम तक चलती रही और उसके पीछे इन्वॉल्व ये इंसान जो सबुत्रा राय था काफ़ी जीनियस था और उसने बड़े तरीके से काफ़ी अरसे तक लोगों को इस चीज़ के अंदर उलझाई रखा। और स्टिल नाउ अभी तक सहारा ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है और रिसेंटली उन्होंने जो अपने नेटवर्थ बताई है वो तकरीबन 9.4 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है, जो कि मोस्टली रियल स्टेट में है। क्योंकि इस सारी चीज़ के बाद जो एक इंसान जो कि पोस्टर्स की जान था और आप टीवी जब भी उस टाइम में जब भी टीवी चलाया जाता था तो उनके बारे में न्यूज़ चल रही हैं कि उन्होंने ये अच्छा काम कर दिया, ये अच्छा काम कर दिया। अब राइट नाउ वो हर जगह से गायब है वो इंसान, क्योंकि इस सारे चीज़ के दौरान उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर बहुत डिफरेंट इल्ज़ाम लगाए, जैसे कि एक इवेंट में वो कोर्ट में जा रहे थे तो किसी ने उनके मुंह पे स्याही फेंक दी, लोगों ने उन्हें पत्थर मारे और उनकी इज़्ज़त बिल्कुल यानी कि ख़त्म हो गई। राइट नाउ वो इंसान कहीं पे नहीं है। सो इस तरह के जितने भी फेक स्कीम्स होती हैं, आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं या डिफरेंट केस स्टडीज़ करते हैं तो आप इस चीज़ से बिल्कुल आगाह हो जाएंगे कि बिज़नेस के अंदर करप्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। आप जो भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं हमेशा ज़हन में रखें कि आपकी बिज़नेस में इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एनी बिज़नेस। तो यही थी आज की केस स्टडी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।